हे गाइस, डेट है आज 24th और आज हम डिस्कस करेंगे पॉटर गवर्नर का जो हमारा लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन किया था उसका सेकंड मेथड इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो इस मेथड को समझने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जो पहले के 3 वीडियोस हैं गवर्नर्स के उनको पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद आप इन डेरिवेशंस को और आसानी से समझ सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप मैक एंड अनसॉल्व मिस्ट्री चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और उन पहले के तीनों वीडियोस को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे हमने ये जो गवर्नर है इसको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉटर गवर्नर वॉट गवर्नर का ही एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन किस रूप से हम मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं, क्योंकि वॉट पॉटर गवर्नर में यहाँ पे एक अलग से लोड लगाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लोड। सेंट्रल लोड मतलब केंद्रीय भार। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेंट्रल लोड क्या होता है। अब उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पॉटर गवर्नर के लिए गवर्नर की स्पीड और उसकी हाइट, स्पीड मतलब गवर्नर की स्पीड मतलब एन और उसकी हाइट, इनके बीच में हमने रिलेशंस डिराइव करी थी। किस मेथड से डिराइव की थी? मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इन मेथड की मदद से हमने स्पीड और हाइट, पॉटर गवर्नर की स्पीड और हाइट के बीच में रिलेशन डिराइव की थी। अब हम वही रिलेशन जो दूसरा मेथड है पॉटर गवर्नर की रिलेशन डिराइव करने के लिए, जो दूसरा मेथड है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, वो देखेंगे और उस जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसका एक हम न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये डायग्राम देखा था। आप इस डायग्राम को मेरे पहले के वीडियोस में जाके एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे एक बार उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे कॉमन फॉर्मूला जो है वो ये वाला था। इस फॉर्मूले में क्या है? एन। एन क्या है? जो पॉटर गवर्नर है उसकी गति, पॉटर गवर्नर की स्पीड। स्पीड मतलब जिस दर से वह घूम रहा है, 1 मिनट में कितने चक्र वह, कितने आरपीएम वो घूम रहा है। तो एन क्या है? आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट। फिर इस फॉर्मूले में हम देखें एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम आपको पता है क्या है? बॉल का भार, बॉल का द्रव्यमान, बॉल का मास। ठीक है, एम क्या है? बॉल का मास। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान कितना होता है? 9.81। कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है? जो सेंट्रल लोड लगाया है हमने, बीच में जो वेट लगाया है उस वेट का मास, उस भार का, उस लोड का मास। इसको किस में नापते हैं? किलोग्राम्स में। फिर एफ, एफ क्या था? यदि स्पिंडल और स्लीव के बीच में फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है तो फ्रिक्शन के कारण जो बल उत्पन्न होगा वो है एफ। ठीक है, कई बार हम एफ को 0 भी मान लेते हैं। यदि हम माने कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो एफ का मान कितना हो जाता है? 0। नेक्स्ट उसके बाद इस फॉर्मूले में हमने देखा था कि क्यू, क्यू क्या था? यहाँ पे क्यू था जो दो एंगल्स थे अल्फा और बीटा, तो उन दोनों एंगल्स का 10 में रेशो। क्यू था 10 अल्फा, सॉरी 10 बीटा। क्यू क्या था? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्यू क्या था? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और अल्फा और बीटा क्या थे? जो गवर्नर के आर्म्स हैं। एक बार देखिए पहले स्लाइड में, एक बार दोबारा आप देख लीजिए। अल्फा क्या है? ये वाला आर्म जो एंगल बना रहा है ये अल्फा था और ये वाले आर्म का एंगल क्या था? बीटा। तो ये दो एंगल्स हमने देखे थे। ठीक है, तो क्यू क्या था वहां फॉर्मूले में? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और एच क्या है? हाइट ऑफ गवर्नर। हाइट ऑफ गवर्नर क्या होती है? बॉल के केंद्र की, जहां पे दोनों आर्म्स मिल रहे हैं उस बिंदु से बॉल के केंद्र की दूरी। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये आर्म्स कहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट, इस पॉइंट पे मिल रहा है ना, पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट से बॉल के सेंटर की दूरी, ये है हाइट ऑफ गवर्नर। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से इन सबको डिस्कस किया है। अब इस फॉर्मूले में यदि आप एफ को 0 मान लेंगे, एफ को 0 मान लेंगे से क्या समझ में आता है कि स्लीव और स्पिंडल के बीच में घर्षण बिल्कुल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है।
तो f जब आप 0 रखेंगे तो फॉर्मूला इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब f 0 हो, नहीं तो आप केवल यही फॉर्मूला बस याद रख लीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है तो आप f की जगह क्या रख देंगे? 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले में फिर फर्दर मॉडिफिकेशन करें। यदि एक बार मैं करेक्ट करना चाहूंगा, Q क्या है हमारा? tan अल्फा अपॉन tan बीटा। मैंने पहले उल्टा बोल दिया है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो आप करेक्ट कर लीजिए। Q क्या है? tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो यदि tan अल्फा और tan बीटा बराबर हैं, कब बराबर होंगे? जब अल्फा और बीटा भी आपस में बराबर होंगे। तो Q का मान कितना हो जाएगा? 1। तो यदि आप पहला जो फॉर्मूला भी हमने इसके पहले स्लाइड में देखा, उसमें Q का मान यदि आप 1 रख देंगे तो फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। और फिर इस फॉर्मूले में यदि आप मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है, F 0 है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इस रूप में। ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को एकदम सरल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? कुछ चीजें मान के। क्या चीजें मानी? लास्ट फॉर्मूला आप देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब उपयोग करेंगे? जब फ्रिक्शन कितना होगा? 0, मतलब स्लीव और स्पिंडल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और इस फॉर्मूले में Q का मान आप कितना माना है आपने? 1। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगा, 0 होगा, और Q का मान कितना होगा? 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक इसके पहला ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यदि आपको पहला फॉर्मूला बस याद है तो भी आप कंडीशंस अप्लाई करके सारे फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। ठीक है। एफ को 0 रख सकते हैं, यदि एफ नहीं आ रहा है तो क्यू का मान 1 है तो Q1 रख के इसी फॉर्मूले का आप सब जगह उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक प्रश्न सॉल्व करते हैं जिससे हमारा ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है और आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, अ पॉटर गवर्नर हैज इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग। आपको कौन सा गवर्नर दिया है? सबसे पहले ये देखना है, पॉटर गवर्नर। ठीक है। अब पॉटर गवर्नर में क्या दिया है? हैज इक्वल आर्म्स ईच 250 mm लॉन्ग। उसके जो आर्म्स हैं, कितने आर्म्स हैं टोटल? 4 आर्म्स है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है। ये गवर्नर है। ठीक है। तो इसमें 4 आर्म्स कौन से हैं? 2 आर्म्स ये ऊपर हैं, 2 आर्म्स ये नीचे हैं। अब बोला गया है कि सारे आर्म्स बराबर हैं, मतलब जितनी लेंथ इस आर्म की है, जितनी लेंथ इस आर्म की है, इन सब की लेंथ बराबर है। और लेंथ भी दी है, लेंथ बोला है ईच 250 mm लॉन्ग। सभी कितने हैं? हर एक 250 mm का है। तो एक लेंथ कितनी है एक आर्म की? 250 mm। ठीक है। तो आपको क्या दिया है? एक पॉटर गवर्नर दिया है जिसके सारे लिंक्स, सारे आर्म्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, और हर एक आर्म की लंबाई कितनी है? 250 mm। नेक्स्ट, एंड पिविटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और वो आर्म्स कहाँ पे जुड़े हैं? एक्सिस में, जो अक्ष है उसकी एक्सिस, वहीं पे जुड़े। तो यहाँ से ये, इस बिंदु से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। नीचे भी कहाँ से जुड़े हैं? यहाँ से वो जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे स्लीव है, वहीं से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा होगा? बॉल्स। तो ये आर्म्स कहाँ जुड़े हैं? स्पिंडल में। ठीक है। फिर बोला गया है ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 5 kg। अब देखिए, बॉल जो है, बॉल का मास कितना है? 5 kg। हम बॉल के मास को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m। तो स्मॉल m का मास वैल्यू आपको दिया है कितना? 5 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है फिर, एंड मास ऑफ सेंट्रल लोड, जो केंद्र पे जो भार लगाया है, लोड लगाया है, उसका भार, उसका वेट, उसका मास दिया है आपको, ऑन द स्लीव इज 25 kg। मास ऑफ सेंट्रल लोड ऑन द स्लीव, स्लीव के ऊपर जो सेंट्रल लोड लगाया है उसका मास किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम। ये कितना दिया है? 25 किलोग्राम्स, 25 kg। ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm when the गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट। अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। द रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होता है? बॉल की त्रिज्या, है ना। ये जो बॉल की त्रिज्या है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ रोटेशन। दर्शाते किससे? आर से। तो रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया है? आर दिया है आपको, आर दिया है 150 mm। यूनिट आपको ध्यान में रखनी है, mm में दिया है। ठीक है। कंडीशन बोली गई, लेकिन कब? व्हेन द गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट, जब गवर्नर ऊपर उठना चालू करेगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, गवर्नर ऊपर उठना कब चालू करेगा और किस कंडीशन के बाद वो उठना बंद हो जाएगा? देखिए, दो कंडीशन होती है। एक, जब गवर्नर की स्पीड सबसे कम होगी तब बॉल सबसे नीचे होगी,
और उस कंडीशन में जब स्पीड बढ़ेगी तब वो उठना चालू होगा। तो सबसे कम रेडियस उसका कब होगा? जब बॉल सबसे नीचे होगी, तो उसकी दूरी यहाँ से सबसे कम होगी, है ना। देखिए अच्छे से बना देता हूँ, ये बॉल है, ठीक है, और ये बॉल का रेडियस ऑफ रोटेशन है। अब बोला गया है कि बॉल का ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है ये कितना दिया है? 150। 150 कब होगा? जब बॉल उठना चालू करेगी या गवर्नर ऊपर उठना चालू करेगा। तो गवर्नर उठना कब चालू करेगा? जब स्पीड सबसे कम होगी, उसके बाद वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तो गवर्नर की स्पीड सबसे कम होगी तो रेडियस कितना है तब दिया है आपको? 150 mm। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 150 कब है? गवर्नर की मिनिमम पोजीशन, मिनिमम मतलब जब वो सबसे नीचे था। तो ये वाला डायग्राम आप इसको देखें, ये वाला डायग्राम दर्शा रहा है गवर्नर की मिनिमम पोजीशन। तो इस डायग्राम को अच्छे से समझें आप। ये है गवर्नर की एक्सिस या स्पिंडल, ये दो उसके आर्म्स लगे हैं, यहाँ पे बॉल लगी है, ठीक है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें हमने माना कि जब ये मिनिमम पोजीशन पे है तो रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया? ये 150 दिया है। दोनों आर्म्स की लंबाई कितनी दी है क्वेश्चन में? 250 दी है। अब पॉटर गवर्नर है तो बॉल का वेट भी लगेगा, mg, वेट मतलब होता है w, वो बराबर होता है mg। और एक तरफ हम कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक हिस्सा लेते हैं, दूसरा हिस्सा हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वेट कितना लगेगा? स्लीव का आधा भार भी एक हिस्से पे लगेगा, कितना होगा? mg/2। mg/2 क्यों? क्योंकि टोटल वेट कितना था स्लीव के ऊपर? कैपिटल W, ये था कैपिटल M और G, तो आधा कितना हो जाएगा? mg/2, ठीक है। mg/2 बीच में लग रहा है। और इस कंडीशन में हम माने कि गवर्नर की जो हाइट है, गवर्नर की हाइट मतलब बॉल के केंद्र की यहाँ से ऊंचाई, ये कितनी है? h1 हमने मानी। कब? मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन मतलब जब बॉल सबसे नीचे होगी। आगे दिया है एंड 200 mm व्हेन द गवर्नर इज एट मैक्सिमम स्पीड, और रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 200 mm जब गवर्नर मैक्सिमम स्पीड पे। अब गवर्नर जब मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा तो बॉल कहाँ जाएगी? एकदम ऊपर चढ़ जाएगी। तो बॉल देखिए ऊपर आ गई, तो बॉल ऊपर आने के कारण बॉल का जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो बढ़ जाएगा, है ना। बॉल थोड़ा और ऊपर जाएगी तो दूर हो जाएगी एक्सिस से। तो ये रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया है? 200 mm। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला 150 mm कब था? जब बॉल सबसे नीचे थी, मिनिमम पोजीशन में थी, ठीक है। और 150 mm कब था? मिनिमम पोजीशन में। 200 कब यूज करेंगे? जब वो मैक्सिमम पोजीशन में आ गई बॉल। तो आप यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि गवर्नर दो स्पीड्स के बीच में कार्य करता है। एक उसकी मिनिमम स्पीड, हमने देखा था पहली क्लास में, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। दूसरा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड मतलब जब गवर्नर सबसे ऊपर पोजीशन पे हो, और मिनिमम मतलब जब सबसे नीचे पोजीशन पे हो। तो यहाँ पे स्पीड सबसे कम होगी, यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा होगी। दो कंडीशंस हमारे सामने दिख रही है। अब हमको निकालना क्या है? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड एंड रेंज ऑफ द गवर्नर। तो हमको तीन चीज निकालनी। सबसे पहले मिनिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, और रेंज ऑफ स्पीड। रेंज ऑफ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितना अंतर है, ये तीन चीजें निकालनी है। तो आपको तीनों दो डायग्राम्स यहाँ पे देखने। मिनिमम के केस मिनिमम स्पीड कब होगी? जब ये वाला केस होगा। मैक्सिमम कब होगी? जब ये वाला। तो हम एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मिनिमम स्पीड ऑफ गवर्नर। मान लीजिए मिनिमम स्पीड है n1, n1 उसकी मिनिमम स्पीड है, ठीक है। और हमको गवर्नर की रिलेशन हमने अभी देखी, n बराबर n स्क्वायर बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h। ये हमने फॉर्मूला देखा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब फ्रिक्शन कितना हो? 0 और Q का मान कितना हो? 1, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में फ्रिक्शन के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो फ्रिक्शन ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। और Q का मान अब देखिए, क्योंकि चारों लिंक्स एक जैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो आपको वहां से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चारों लिंक्स बराबर हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, अल्फा बीटा। तो Q का मान भी कितना हो जाएगा? 1। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करके भी पता लगा सकते हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अल्फा और बीटा इस क्वेश्चन में बराबर है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जहाँ पे F 0 था और Q 1 था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल m का मास दिया है 5 kgs, कैपिटल M का मास दिया है 25 kgs, और H1 नहीं दिया आपको। निकालना क्या है? N1 स्पीड निकालनी है। स्पीड, मिनिमम स्पीड क्या है? N1 निकालना है।
और तो आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एम पता है, कैपिटल एम पता है, H1 नहीं पता है। तो H1 हम देखते हैं कि H1 कितना होगा। अब आप ये जो साइड में डायग्राम दिख रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। एक आपको इसमें ट्राइंगल दिख रहा है बी पी जी। एक ट्राइंगल, इस डायग्राम में आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है बी पी जी, बी पी एंड जी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है। ये है 250 और ये है 150। 150 क्यों, मिनिमम स्पीड हम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम में कितना है 150 रेडियस। यहाँ बॉल लगी है। हाइट कितनी है, ये हाइट होगी उसकी, है ना, एच यही होगा H1। H1 मिनिमम के लिए H1 बोल दिया एच को। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच, इससे आप ये वाला हाइट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइट कैसे निकाली। ट्राइंगल बीपीजी में राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो हमें हाइट मिल गई 0.2। मतलब जब गवर्नर मिनिमम स्पीड पे चल रहा था तो हाइट कितनी थी, 0.2। तो आप इस फॉर्मूले में, जो हमने फॉर्मूले पहले ड्राइव किए थे, उसमें एच का मान कितना रख देंगे, 0.2। तो आपको N1 मिल जाएगा इतना, सॉल्व करने के बाद 133.8 आरपीएम। इतना क्लियर है। अब इसी तरह आप मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकते हैं। अंतर कहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड में, रेडियस ऑफ रोटेशन 200 है मैक्सिमम। जब बॉल एकदम तेज घूम रहा था गवर्नर तो रेडियस बढ़ गया था। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट चेंज हो जाएगी। तो हाइट आपको दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी मैक्सिमम स्पीड के लिए। ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम देखिए, है ना, यहाँ पे ये 250 है, ये 200 है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं। तो हाइट इन लोग ने निकाली है 0.15 मीटर्स। अब देखिए हाइट, पहले मिनिमम में हाइट कितनी थी, 0.2। स्पीड बढ़ गई तो हाइट कितनी हो गई, 0.15। स्पीड क्या हो गई, कम, हाइट क्या हो गई, कम हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया, गवर्नर की यदि स्पीड बढ़ती है तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि स्पीड कम होती है तो हाइट बढ़ जाएगी। तो यही आपको देखने को वो चीज़ मिल गई दोबारा। अब हाइट आ गई, फिर आप ये हाइट को कहाँ पुट कर देंगे, N2 निकालना। मान लीजिए N2 हमने बोला कि मैक्सिमम स्पीड है, तो वही फॉर्मूला फिर से आप दोबारा यूज करेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है पॉटर गवर्नर के लिए। ये फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं, जब एफ 0 है और क्यू कितना है 1। ठीक है, तो एच की जगह आप क्या रख देंगे, 0.15। तो स्पीड कितनी जाएगी, 154.5 आरपीएम। तो स्पीड देखिए बढ़ रही है। यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 154.5, मिनिमम कितनी आई थी, 133.8। अब रेंज ऑफ स्पीड, रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रेंज ऑफ स्पीड भी आ जाएगा। क्लियर है इतना। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको डिटेल में और एक बार डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड जो है पॉटर गवर्नर का ही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, वो है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड बहुत आसान मेथड है। हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड, हमारा जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, सिंपल मैकेनिज्म, वेलोसिटी एंड एनालिसिस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, उसमें हमने तत्कालिक केंद्र विधि पढ़ी थी। इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको पता है, ऐसा केंद्र यदि कोई बॉडी कोई गति कर रही है, या चाहे वो सीधे चल रही हो, गोल घूम रही हो, तो हम मानेंगे कि वो बॉडी किसी केंद्र के अबाउट हमको ऐसा लगेगा कि घूम रही है, भले वो ना घूम रही हो, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि वो उस केंद्र के अबाउट गोल घूम रही है। तो उस केंद्र को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस केंद्र या इंस्टेंटेनियस सेंटर। अब हम पहले तो हमारा जो गवर्नर का ये वाला डायग्राम है, इसके सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर पता लगाएंगे। कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, कैसे निकालते हैं, कि कोई भी मैकेनिज्म आपको दिया है उसमें कितने केंद्र होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n बराबर n माइनस 1/2, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करिए, लिखवाया था n बराबर n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला किसका था, इंस्टेंटेनियस सेंटर की संख्या निकालने के लिए, जहाँ पे कैपिटल एम क्या था, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे। स्मॉल एम क्या है, कितने लिंक्स हैं, मैकेनिज्म जो दिया है उसमें कितने लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पॉटर गवर्नर में मुख्यतः 4 लिंक्स हैं। अब 4 लिंक्स कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, नए पेज में बता देता हूँ आपको। देखिए पॉटर गवर्नर में 4 लिंक्स हैं। पहला जो है वो है ये स्पिंडल,
फिक्स लिंक है, अपनी जगह पे स्थिर है वो। दूसरा हमारा ये लिंक है, तीसरा ये लिंक है, और एक यहाँ पे लगी है स्लीव। ठीक है, 4 लिंक्स है। बॉल को लिंक हम क्यों नहीं माना है, क्योंकि बॉल इन दोनों लिंक्स के जॉइंट पे ही लगी हुई है, तो जॉइंट की तरह है वो। ठीक है, बॉल कहाँ पे, जॉइंट पे, तो बॉल को लिंक नहीं मानेंगे, क्योंकि आर्म्स और ये, ठीक है, ये आर्म्स 2 लिंक्स हो गए, एक ये लिंक हो गया, एक लिंक ये हो गया, तो 1 2 3 एंड 4, 4 लिंक्स हैं। अब इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको पता लगाते आता है, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर तो इन दोनों के बीच में है 1 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 3 I 2 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा I 3 4। ठीक है, और एक और इन दोनों के बीच में, स्लीव और स्पिंडल के बीच में जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा, इसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 4 केंद्र हमको पता है। बाकी बचे 2 केंद्र आपको पता है कौन सी विधि से निकालते हैं, कैनेडीज थ्योरम। कैनेडीज थ्योरम में क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, जितने भी लिंक्स हैं उनको डॉट से मार्क कर दिया, जैसे 4 लिंक्स है तो 1 2 3 4 चारों लिंक्स। अब जो केंद्र आपको पता चल गए उनको लाइन से जोड़ दिया, जैसे 1 2 पता है 1 2 जोड़ दिया, 2 3 पता है 2 3 जोड़ दिया, 3 4 पता है, और 1 4 पता है। 1 4 कहाँ है, यहाँ पे है, परपेंडिकुलर लाइन पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, इन्फिनिटी पे है 1 4। बाकी 2 निकालना है, जैसे 1 3 निकालना है, तो 1 3 आप देखें ये है, तो 1 3 जिस 2 ट्राइंगल से बन रही है हम उनको देखते हैं, 1 2 और 2 3 से बन रही है, 1 4 और 3 4। ये ट्राइंगल एक पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो 1 3 किससे बन रहा है, 2 ट्राइंगल से, 1 2 2 3 और 1 4 एंड 3 4। तो जिन भी वो 2 ट्राइंगल से बन रहा है हम उन लाइंस को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, देखिए ये था I 1 2 I 2 3, ये 1 2 3 एंड यहाँ पे था 4। ठीक है, ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, सेम वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे है I 1 4। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या था, I 3 4, ये यहाँ पे इधर पे I 3 4 था। ठीक है, तो नेक्स्ट I 1 4 हमको निकालना है, 1 3 निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो 1 3 किससे मिला है, 1 2 और, एक मिनट, I 1 3 1 2 और 2 3, 1 2 कहाँ है, ये 2 3, इसको आगे बढ़ा दिया, और 1 4 और 3 4, 1 4 कहाँ है, ये रहा 1 4, 3 4, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वो हो जाएगा हमारा I 1 3। क्लियर है, I 1 3 कैसे आया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम वापस चलते हैं, एक बार आप इसके लिए मैकेनिज्म्स को और अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालते बन जाएगा। हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर में काफ़ी कुछ डिस्कशन क्लासेस में किया था। तो सिंगल स्लाइडर का ही केस है, एक स्लाइडर है, 3 टर्निंग पेयर्स हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए, ये एक लिंक है, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक कहाँ पे, जो स्लीव है, स्लीव क्या करती है, ऊपर नीचे स्लाइड करती है ना, तो स्लीव एक स्लाइडर लिंक है। बॉल को लिंक नहीं मान रहे हैं क्योंकि बॉल जो है जॉइंट्स पे लगी हुई है। अब हमने केंद्र पता लगा लिया, ये वाला केंद्र हमको मिल गया, कैसे आया आपको अभी बताया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो केंद्र आया है आई, इस केंद्र के अबाउट सारे फोर्सेस का बेंडिंग मोमेंट मोमेंट लेंगे। इस केंद्र के अबाउट मोमेंट, मोमेंट क्या होता है हिंदी में, आघूर्ण। तो कौन कौन से बल कार्य कर रहे थे, T1 T2 FC W एंड W/2। ये बल हमने लास्ट क्लास में देखा है, जिसको डाउट है वो एक बार पुराने वीडियो जरूर से देखें। ये T1 टेंशन है, T2 टेंशन है, FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ कार्य करता है, स्मॉल W जो है वो बॉल का वेट है, और W/2 कैपिटल W/2 क्या है, जो स्लीव के ऊपर भार लगाया है उसका मान है। ये वैल्यूज आपको पता है सारी। अब हम एक एक करके जो बल लग रहे हैं उनका मोमेंट लेंगे, आघूर्ण आई के अबाउट। पहला बल FC, FC आपको दिख रहा है, तो यदि आप एफ यहाँ आई पे हैं तो FC आपको किस तरफ घुमाएगा, आप यहाँ पे हैं, ये आपको ऐसा घुमा रहा है FC, तो किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो FC आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मोमेंट कितना जाएगा, जो भी बल है इनटू उस बल की दूरी। तो FC फोर्स है और उसकी दूरी कितनी है इस बिंदु से, ये हाइट है ना, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, FC की आई से वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये, तो इन लोग को, इसको आपने नाम दिया B से लेके M तक, BM। तो पहला मोमेंट क्या हो जाएगा, FC इंटू BM।
ये किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है एफ सी इंटू बी एम। दूसरा मोमेंट किसके कारण आएगा, आई के अबाउट डब्लू। डब्लू क्या करेगा, आप यहाँ पे हैं आई पे और डब्लू नीचे लगा रहा है, तो ये आपको कैसा घुमाएगा, आप यहाँ पे हैं तो ये आपको ऐसा क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड पे, बराबर में आएगा, तो बराबर डब्लू। अब डब्लू की दूरी कितनी है, ये फोर्स है और इसकी दूरी कितनी है, इतनी है, आई से लेके एम तक, तो डब्लू इंटू आई एम। नेक्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है, नेक्स्ट फोर्स है डब्लू बाई टू। डब्लू बाई टू कहाँ लग रहा है, नीचे। अब आप आई पे बैठे, आई से आप देखेंगे तो आपको किस तरफ घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस डब्लू बाई टू। इसकी दूरी कितनी है डब्लू बाई टू की, आई से लेके डी तक, तो आई से लेके डी तक उसकी हमने दूरी ले ली। ठीक है, अब आपने ये देखिए इसको सॉल्व किया, कैपिटल डब्ल्यू की जगह आप क्या रख सकते हैं, कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम इंटू जी रख दिया। स्मॉल डब्ल्यू की जगह स्मॉल एम इंटू जी ये रख दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे जो बी एम था उसको पूरी इक्वेशन में नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये नीचे डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग डिवाइड कर दिया। फिर आप इसमें देखिए आई डी, आई डी को आप क्या लिख सकते हैं, आई एम प्लस एम डी। आई डी को लिख सकते हैं आई एम प्लस एम डी, तो आई डी की जगह लिख दिया यहाँ पे आई एम प्लस एम डी। फिर इनको अलग अलग कर लिया, आई एम अपॉन बी एम हो गया और एम डी अपॉन बी एम हो गया, अलग अलग कर लिया। अब आप इसमें देखिए आई एम अपॉन बी एम, यहाँ पे जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक ट्राइंगल आई बी एम आपको दिख रहा है, आई बी एम ट्राइंगल, ये आई बी एम ट्राइंगल। ठीक है, आई बी एम ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल अल्फा था, ये वाला एंगल अल्फा था, तो ये एंगल भी होगा अल्फा। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आप आई एम अपॉन बी एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन अल्फा होगा, आई एम अपॉन बी एम, तो आई एम अपॉन बी एम की जगह क्या लिख दिया, टेन अल्फा। इसी प्रकार आई एम एम डी अपॉन बी एम। अब आप दूसरा ट्राइंगल देखिए, बी एम डी, ये वाला ट्राइंगल देखिए, बी एम डी ये वाला ट्राइंगल, इसमें आप देखिए एम डी अपॉन बी एम, एम डी अपॉन बी एम होगा किसके बराबर, टेन बीटा के, तो इसकी जगह लिख दिया आपने टेन बीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एफ सी, जो आपका टेन अल्फा आया था, टेन अल्फा को आपने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, टेन अल्फा को नीचे डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो टेन अल्फा कहीं यहाँ पे टेन अल्फा वो वन हो गया कट के, और यहाँ हो गया टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। इसको आप कॉपी में डेरिवेशन साथ साथ करते चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टेन देखिए, बुक में कई जगह यहाँ गलती कर दी है, पहले भी मैंने बोला था जैसा कि टेन क्यू क्या था, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, लेकिन बीच में कहीं लोग टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा लिख देते हैं, तो आप ये फाइनल बता रहा हूँ, क्यू की जगह टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा ही आएगा, क्यू की जगह क्या आएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। यहाँ पे स्लाइड एक बार दोबारा आप इसको करेक्ट कर लीजिए, जो मैंने पहले बताया है इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गलत लिखा है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्यू क्या है, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्यू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा ही है, ये बीच बीच में इन लोग ने गलत बुक्स में मार्क कर दिया। थ्योरी ऑफ मशीन्स के आर एस खुद में आप देख सकते हैं, उसमें यहाँ पे गलती पाई गई है। ठीक है, फिर अब हम बात करें, तो ये टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा यहाँ जो हमको मिल रहा है, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यू, उसकी जगह मैंने क्यू रख दिया, और एफ सी की जगह क्या रख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ सी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर अपॉन एच, आर अपॉन एच की जगह क्या रख सकते हैं, टेन अल्फा, टेन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं आर अपॉन एच। आर अपॉन कहाँ से है, वो ट्राइंगल जो बन रहा था उससे। अब जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एफ सी की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर, टेन अल्फा नीचे था तो आर अपॉन एच, एच ऊपर चला गया यहाँ पे। ठीक है, फिर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा की जगह क्यू रख दिया। इससे आप एच की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, ये। ठीक है, ये एच की वैल्यू मिली एम प्लस एम अपॉन एम इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आप ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं, टू पाई एन अपॉन 60, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर है तो टू पाई एन अपॉन 60 का स्क्वायर। इसको जब आप पुट करेंगे तो ओमेगा की जगह आप क्या रख देंगे, एक बार यही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये कब आएगा, जब आपने Q को 1 मान लिया, Q को 1 मान लिया। ठीक है, Q को 1 नहीं मानेंगे तो ये आ रहा था, और Q को 1 मान लिया तो ये आ रहा है।
लेकिन अभी यहाँ पे ओमेगा की जगह हमको क्या रखना है दोनों में, चाहे आप यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे 2πn अपॉन 60 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि इसलिए स्क्वायर किया है, ठीक है। तो जब आप ये रखेंगे और 2 पाई की वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व कर लेंगे, पूरा इसको न्यूमेरिकल मैथ्स को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जो पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वही आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये वाली जब क्यू आप 1 रख लेंगे, एन बराबर एन स्क्वायर बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू पूरे में मल्टीप्लाई होगा 895 अपॉन एच। तो एन स्क्वायर बराबर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू 895 अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन को जीरो मान लिया है पहले ही, फ्रिक्शन को इस फॉर्मूले में हमने यूज ही नहीं किया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में फ्रिक्शन हमने लिया ही नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केवल Q का मान जब अलग है तो Q आ जाएगा, Q का मान 1 है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ओमेगा की जगह क्या रख देंगे आप 2πn अपॉन 60, तो पुराना फॉर्मूला जो हमने पहले डिराइव किया है एन स्क्वायर बराबर जो m प्लस एम अपॉन एम इंटू 895 अपॉन एच, ये फॉर्मूला वापस हमको मिल जाएगा। तो इतना आपको घर में सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। तो थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं और इसी तरह के आगे वीडियोस भी बनाते रहूं। मेरे चैनल का नाम है मैक एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब as much as you can. Thank you and have a nice day.